और आज हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कल ही करना था। और राइट टू इक्वलिटी पढ़ रहे थे तो पहले पेयर एक्ट करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। बट मैंने क्या किया कि क्वेश्चन आंसर बनाया नहीं, भूल गए मैं। ठीक है, सो ये अभी हम लोग आर्टिकल 15 तक किए हुए हैं और आज हम देखेंगे आर्टिकल 16, 17 और 18। ओके, फिर इसका मैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज बना के, क्वेश्चन आंसर का नोट्स बना के ग्रुप में डाल दूंगी, जो कि कल हम देख लेंगे, क्योंकि ताजा ताजा हुआ रहेगा। क्वेश्चन आंसर में केसेस रहेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट केसेस रहेंगे। ओके ओके, और आर्टिकल टाइम बचा रहेगा क्योंकि कम से कम 40 से 45 मिनट क्लास रहती है ना। तो आर्टिकल 19 देख लेंगे, ठीक है। चलो इस टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि मेरा व्रत है उसका, तीज का। तो 15 तक हमने देखा हुआ है लास्ट क्लास में, है ना। आर्टिकल 15 बात करता है स्कूल, ठीक है। आर्टिकल 15 पहले बोलता है कि सब हर चीज में इक्वलिटी होगी, फिर बोलता है कि बच्चे और औरतों के लिए अलग से राज्य कानून बना सकता है, फिर बोलता है ओबीसी के लिए अलग से कानून बना सकता है, पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए, फिर एससी एसटी के लिए बना सकता है। किस प्रकार के कल्याण के लिए? अगर कहीं पर एडमिशन लेना, ठीक है। ये वाला हमने आर्टिकल देखा हुआ है। ओके, आर्टिकल 16 देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, मैंने यहाँ देख लेते फिर समझ लेते हैं। आर्टिकल 15 एडमिशन में आरक्षण की बात करता था, और अगर हम पूछेंगे मैं नौकरी में आरक्षण कहाँ दिखेगा, तो वो आर्टिकल 16 दिखेगा, ठीक है। जॉब वगैरह में आरक्षण, सबसे पहले आरक्षण की बात, रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही, रिजर्वेशन था ही नहीं मूल संविधान में, ठीक है। अमेंड करके आया है, ठीक है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। सो बोल रहा है, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है आर्टिकल 16। ओके, आज थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, अवसर की। किसमें अवसर की? रोजगार वगैरह में, ठीक है। सबसे पहली बात कर रहा है कि अगर राज्य कोई भी जॉब प्रोवाइड करता है, स्टेट मतलब जिसे कानून बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 12 वाला। अब उसमें कौन कौन स्टेट है, जाके वहां क्लास में देखना अगर नहीं पढ़ा है तो। और ये कोई जॉब दे रहा है तो इसमें सभी नागरिक समान है। तो किसके लिए है आर्टिकल 16? नागरिकों के लिए। सभी को इक्वलिटी मिलेगी, ठीक है, सभी को बराबर का मौका मिलेगा, ये सामान्य सी बात है। हर आर्टिकल सबसे पहले सामान्य सी बात करता है, ठीक है। फिर नाउ अगर मान लो राज्य को कुछ विभेद करना है तो क्या? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान, निवास। तो कितना हो गया? 3 3 6 7, ये 7 है इसमें। आर्टिकल 15 में आई थिंक 5 था, है ना। फिर या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा, ठीक है। अगर राज्य कुछ मतलब कानून बना रहा है, कुछ भेदभाव भी करना है, तो मोस्टली वो सिर्फ किस कारण से, चलो देखते हैं। राज्य कोई जॉब में अगर भेदभाव करना भी चाहता है तो धर्म, किसी के धर्म के आधार पर, या किसी धर्म में उसकी जाति क्या है, या उसका निवास स्थान क्या है, ठीक है, निवास स्थान क्या है, या उसका जेंडर क्या है, लिंग क्या है। बेटा अगर तुम लोग क्लास 20 क्लास, हाँ, तो 16(4) किस चीज की बात कर रहा है कि, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद की थी, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यही वाला हम रिवीजन कर देंगे, ठीक है। कहीं से तो रिकॉर्डिंग कट हुई है, ठीक है। तो 16(4) बात कर रहा है कि अगर ओबीसी जो है किसी नौकरी में पीछे है, या किसी एरिया में उनको, राज्य सरकार को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम है किसी एरिया में, तो राज्य ऐसा कोई कानून बना देगा, ठीक है, राज्य के अधीन अपनी सेवाओं में, ताकि उनको पर्याप्त मौका मिल सके और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। यही 16(4) कहता है। अब 16(4) क्या कहता है? देखो 16(4) आगे
ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं फिर से। सो आर्टिकल 16(4) के आगे जो 2 लिखा है, तो 2 टच कर दिया तो नीचे चला गया था, है ना। तो कब ऐड हुआ था देख लेते हैं। 2 पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 77वां, मतलब 77 अमेंडमेंट 1995 द्वारा आर्टिकल 16(4)A को ऐड किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या ही अभी तो हम देखते हैं, लेकिन पहले तो हम अपना इसको पूरा कर लें। क्या है ये 16(4)A क्या बात करता है? तो जैसे देखो ओबीसी के लिए था, सेम चीज SC/ST के लिए, ठीक है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामित ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति। ओबीसी में हमें सिर्फ लिखा था कि नौकरी देने के लिए, ठीक है। बट ये SC/ST के लिए क्या है, ना कि सिर्फ नौकरी बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिख रहा है कि आरक्षण के लिए वो बंद करने से निवारित नहीं करेगी। तो 16(4) में सरकार को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, ओबीसी के लिए कोई ऐसा कानून बना सकती है, ऐसे ओबीसी के लिए, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए जिसका प्रतिनिधित्व तो राज्य की सेवाओं में कम है। बट इसके बाद आता है 16(4)A, ठीक है। और 16(4)A की बगल जस्ट बगल में 2 लिखा था, जहां लिखा था कब ऐड किया गया, ये 77 अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। और इसमें कहा गया कि अगर SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, और राज्य को ऐसा लगता है, तो राज्य कोई कानून बना सकती है फॉर किस चीज के लिए, आरक्षण के लिए। और न सिर्फ जॉब के लिए बल्कि प्रमोशन के लिए भी, ठीक है। ओके, चलो अब देखो 4B के आगे 4 लिखा है, तो हम देख लेते हैं 4B के आगे 4 लिखा है, ये रहा। 4B कब जोड़ा गया है, 81, ठीक है, 2000, ये रहा 4 यहाँ पे, है ना। चलो क्या बात करता है 4B, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों के बारे में जो आर्टिकल 4 या 4, देखो ये देखो, बस इतना लिखना, किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई रिक्तियां, किसी वर्ष में पोस्ट आई थी बट उसको भरा नहीं जा सका, ठीक है। आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्गों की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वो भरी जा रही हैं, इस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण। तो ये भी याद रखना कि अधिकतम सीमा का उदाहरण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो भैया 16(4) भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है 16(4) भी, देखो सबसे पहले 16(4) भी बोल रहा है, इसको बहुत जरूरी से याद रखना क्योंकि 2 बात ये बोलता है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले इसको 81 अमेंडमेंट 2002 द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। ये कौन तुम्हारा एमसीक्यू के लिए हो गया। पहली बात, मान लो कि इस साल 2025 में 10 सीट आरक्षण के लिए आई, ठीक है, बट आरक्षण वाले बच्चे सिर्फ 5 ही पास कर सके, तो इसका मतलब नहीं कि उनकी 5 सीट पे जनरल को लाके रख देंगे। हाँ, लेकिन अगर ये 5 सीट जनरल की बची होती तो उस पर आरक्षण वालों को ले जा सकते थे, अगर वो कंपटीशन करके वहां पहुंचते, ठीक है। ओके, तो हमें वहां नहीं जाना। क्या बोल रहा है, अगर 10 सीट आई आरक्षण वालों की तो 5 भरी जा सकी और 5 नहीं भरी जा सकी। ओके ग्रेट। तो अगले साल मान लो फिर से आया सीट, और टोटल सीट मान लो थी 20। ओके, इस साल 20 कितनी है, 20 है, ठीक है। अगले साल सीट आई 30, ओके, और 30 में से 13 सीट आरक्षण के लिए
ऑलरेडी रिजर्वड है। कोर्ट क्या कह रहा है, आप कैटलॉग बैकलॉग कुछ तो कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ववर्ती वर्ष का जो सीट बचा था आप इसमें जोड़ दो, ठीक है। उसको आप उठा के दूसरे को नहीं दोगे, वो उसी रिजर्वेशन जिस भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी का, चाहे एसटी का, चाहे ओबीसी का, उसको वहां पे आप ऐड करोगे। चलो, तो 13 5 कितनी सीट बची थी, 5, 13 5 कितना हो गया, 18, ठीक है। अभी रुके रहना। तो पिछले वर्ष की जो सीट बची थी, शायद कैटलॉग ही कहते हैं, ठीक है। अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो कुछ गलत नहीं लिखेंगे यहाँ पे। पिछले वर्ष की जो सीट बची थी उसको नेक्स्ट जब वैकेंसी आएगी उसमें भरा जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है नाउ, इसको भी करें। एक चीज और ये बोल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कई बार दोहराया है, लेकिन अगर आप इसको दोबारा भर रहे हो, मान लो इस बार भरे, तो टोटल सीट कितनी है, 30, है ना। और आरक्षण की सीट कितनी हो जा रही है, 18। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, इन एनी केस 50% से अधिक आरक्षण नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 5 सीट आपकी पिछली वाली बची है, तो नई वाली सीट में आप 13 नहीं दोगे, कितना दोगे, दोनों मिला के 15 से ज्यादा ना हो, तो नई वाली सीट में आप 10 से ज्यादा नहीं रखोगे आरक्षण के लिए, ताकि पुरानी वाली जब जोड़ो तो 50% ही हो, ठीक है। अगर 50% से ज्यादा हो रहा है दोनों मिला के, तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, रिजर्वेशन कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, रिजर्वेशन शीट जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, सारा मिला के एससी एसटी ओबीसी सबको मिला के 50% से ज्यादा नहीं होगा। नाउ जनरल क्या होता है, जनरल सिर्फ जनरल के लिए नहीं होता, अपर कास्ट के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एससी और एसटी और ओबीसी वाले हैं और इन्होंने जो मार्क्स पाया है वो जनरल कैटेगरी का पा लिया है, तो भले इन्होंने अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाया था, बट इनको अब इस 50% सीट में फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सीट किसी अन्य एससी एसटी या ओबीसी को चली जाएगी, क्योंकि अब ये जनरल में की सीट ले लेंगे, ठीक है। तो जनरल का मतलब होता है जनरल सबके लिए, ठीक है। जनरल का मतलब होता है जनरल सबके लिए, ना कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर बाकी सबके लिए, ठीक है, जनरल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर 90% एससी एसटी हो जाए, 40% ले लें, हाँ, लेकिन फिर इसका प्रभाव आगे क्या पड़ेगा, जब आप कंपटीशन पर्याप्त कर ले रहे हो तब आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। 16.5, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबद्ध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या संप्रदाय का ही हो, ठीक है। तो अभी एक केस आया था, उसमें पता नहीं कौन से मंदिर की बात थी, उसमें पंडित जो बन रहे थे, तो कहा गया कि जो भगवान सत कृष्ण का कोई मंदिर था, और कोई एक मतलब इसी प्रकार के ब्राह्मण थे, बोले हमारे ही पूर्वज इसमें पंडित रहते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी, हटा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, कोई तो था, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका मिलेगा। जबकि 16.5 कह रहा है कि अगर किसी, हाँ, धार्मिक पद पर किसी विशेष संप्रदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त करना है, तो वहां पर आप किसी और को आरक्षण देकर या किसी और को, सॉरी, किसी और धर्म या व्यक्ति को जो है को नियुक्त करने के लिए कानून नहीं बना सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, नाउ 16.6, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी फ्रेश भी है। एक नंबर पे शायद 2019 में आया है, तो एक नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, 100 अमेंडमेंट 2009। तो अगर करंट अफेयर पढ़ते होगा पहले से, क्योंकि नए बच्चे तो नहीं, 12th पास करके पास करके आए होते ना। 103rd अमेंडमेंट द्वारा आया था 2019 में, क्यों याद रखना, तो कोई बात, राज्य के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग के पदों के अधिकतम 10% के अधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों के भिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के बच्चों में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी बंद करने से निवारित नहीं करेगी। 16.6 याद रखना, कब आया है ये, 2019 में बाई 103rd
CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है, संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था है 25%, 50% जो भी है, उसके अतिरिक्त क्या बोलते हैं यार, 10% आरक्षण किसके लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS के लिए, ठीक है। इसमें दिया है आर्टिकल 6। ओके, समझ में आया ये आर्टिकल, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो हमको लगता है आर्टिकल 17 और 18 करने के बाद हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन है और आर्टिकल 14 से 18 तक हमें क्वेश्चन करना है, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 हम आज शुरू नहीं करेंगे। इसकी सबसे जरूरी कारण है कि आर्टिकल 9 अपने आप में वो तो आर्टिकल 28, 29, 30 को हम रहेंगे नहीं, उसके बाद जब भी क्लास लेंगे हम लोग आर्टिकल 19 ही लेंगे। आर्टिकल 19 अपने आप में 2 से 3 दिन लेगा, ठीक है। आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है। अनटचेबिलिटी, सॉरी, टचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करता है आर्टिकल 17। अभी तक जितना भी आर्टिकल हमने पढ़ा उसमें से किसी भी आर्टिकल ने दंड की बात नहीं की थी, बट ये अकेला पहला आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुमको दंड की बात करेगा। तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण क्या है, निषिद्ध है। आप किसी भी रूप में जो है छुआछूत को नहीं करोगे। और अगर आपने अस्पृश्यता के कारण कोई निर्योग्यता लागू की है, निर्योग्यता मतलब कहीं पर प्रवेश करने की या नौकरी में या किसी भी प्रकार की निर्योग्यता लागू की है, तो ऐसा कार्य दंडनीय है, अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। SC/ST एक्ट वगैरह सुना हुआ ना, इसी पर आधारित है, ठीक है। आर्टिकल 17, ओके। आर्टिकल 18, ओके। इसको भी याद रखना। उपाधियों का अंत किया जाता है। कैसी उपाधि, जैसे पहले दिया जाता है नाइटहुड, है ना, नेताजी इत्यादि, नाइटहुड वगैरह उपाधि दी जाती थी, सुना होगा आजादी से पहले। ऐसी उपाधियों का अंत किया जाता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। सेना या शिक्षा संबंधी, ठीक है। जैसे शिक्षा में मिलता है डॉक्टर, PhD कर लो डॉक्टरेट लगता है। तो जो डॉक्टर तुमने सुना है, ये डॉक्टर जो है ये वो डॉक्टर के लिए नहीं है जो हम लोग की दवाई करते मेडिसिन, ठीक है। एक्चुअली में जो डॉक्टरेट है ये शिक्षा से संबंधित ही है। जिसको शिक्षा में जिसने PhD की है उसको डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती ही है, ठीक है। तो क्या है, जो हमारी दवाई करते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए जो उपाधि है वो है फिजिशियन, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, इस डॉक्टर वाली उपाधि को अडॉप्ट कर लिया परमानेंट। तो अगर कभी सुनो PhD के सामने डॉक्टर लगा हुआ है तो ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो डॉक्टर वहां से कॉपी किया हुआ है जो है PhD वालों ने, नहीं। इसका जो है जन्म ही PhD वालों के लिए, मतलब PhD वालों मतलब किसी भी शिक्षा के एरिया में जब आप अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो आपको जब PhD की उपाधि मिलती है तो डॉक्टरेट लगता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो लैटिन शब्द है, इसका जो तोड़ के आप हिंदी निकालोगे तो उसका हिंदी ही होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ओके। और जो डॉक्टर हमारी दवाई करते हैं उनका जो नाम है वो फिजिशियन था, बट उन्होंने क्या किया, इस उपाधि को एकदम ही अपने आप साथ में जोड़ लिया, ठीक है। बस ऐसा कॉमन है। अक्सर हम लोग सुनना कभी PhD वाले को सुनते हैं डॉक्टर, तो हमको लगता है वो मेडिसिन वाले डॉक्टर है। अच्छा, ये तो PhD वाले हैं क्या, तो भैया डॉक्टर वाली उपाधि वहीं से आती है, ठीक है। जन्म ही उसका वहीं से हुआ था, ओके। तो सेना या विद्या, दो पदों को छोड़कर संबंधी सम्मान, सेना और आर्मी में और विद्या में कोई सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है, ओके। सीधी बात है। तो आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 यहाँ कर लेते हैं, है ना। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। ठीक है, हम आर्टिकल 19 भी सोच रहे हैं आज कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अपवाद क्या है, सेना और शिक्षा संबंधित सम्मान के अलावा, शिक्षा क्षेत्र में कोई सम्मान है उसके अलावा, ठीक है, ओके। फिर दूसरी बात करता है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
ओके, तो अगर भारत का नागरिक है, ठीक है, सिटीजन है, और किसी भी देश में रहता है, मान लो वहां पर उपाधि देने का नियम है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास भारत की नागरिकता है तो तुम वो उपाधि नहीं लोगे, नहीं लो। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, अब जब हमने सिटीजन का देखा, हम आगे देखेंगे। तो जो सिटीजन तो हमारा नहीं है, हमारे देश का सिटीजन नहीं है, लेकिन राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करता है, कोई जॉब करता है, ठीक है, भारत के लिए कोई लाभ विश्वास का, तो उसे किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि अगर प्राप्त हो रही है तो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसको नहीं लेगा। ओके, तो हमारा विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है। ओके, और उसे उपाधि कहाँ मिल रही है? विदेश से मिल रही है। तो भैया विदेशी को विदेश में क्या मिल रहा है, उससे हमें क्या? तो हमें ये है, लेकिन उसे भारत में कोई लाभ का पद धारण किया, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के नागरिक ही बनते हैं, मतलब ऐसा कोई पद है, ठीक है, तब वो उपाधि धारण कर सकता है, तब वो विदेश में किसी अन्य विदेश से कोई भी उपाधि ले सकता है, लेकिन हमारे इन भारत के राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी, उसको सहमति लेनी होगी, ठीक है। अगर हमारे भारत का राष्ट्रपति मना कर देगा तो वो नहीं ले सकता। ओके, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, ये नागरिक हो, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद, ठीक है, जो कि इसमें भी था, विश्वास का पद, ये देखो, ठीक है, धारण करने वाला कोई व्यक्ति से विदेशी राज्य से, तो कोई व्यक्ति लिखा हुआ है तो इसमें नागरिक और विदेशी दोनों आएंगे, ठीक है। भेंट, उपलब्धि या पद, उपाधि नहीं, अगर पाना चाहता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अभी देखो, पहले हमने देखा कि अच्छा, पहले इसको समझा देते हैं। कोई व्यक्ति है, क्या लिखा है? कोई व्यक्ति, तो जब व्यक्ति लिखा है कोई ना, तो उसमें सिटीजनशिप एंड फॉरेनर दोनों आते हैं, ठीक है। और इसको विदेश से कुछ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? भारत से नहीं, भारत में तो नहीं मिलेगा ना, बट विदेश से क्या मिल रहा है? उपलब्धि, ठीक है, कोई उपलब्धि, ठीक है, गंदा सा लिख दिया मैंने, साफ कर देते हैं इसको, कोई उपलब्धि, ठीक है, कोई पद, और एक चीज और थी, कोई भेंट, भेंट मतलब कोई गिफ्ट हो गया, ठीक है, कोई भेंट अगर प्राप्त किया है, अगर उसको मिल रहा है, किया नहीं अभी, अगर उसको मिल रहा है, कोई विदेशी राज्य दे रहा है, कौन दे रहा है? विदेश दे रहा है, कोई विदेशी राज्य दे रहा है, तो क्या अपने मन से ले लेगा? नहीं, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। ओके, चलो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कल दे रहा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा समता का अधिकार, जो हमारा टॉपिक है, कल इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, आर्टिकल 14 to 18। ओके, विधि के समक्ष दो बात हो रही है, हमने हर कोई क्या है? इक्वल है, विधि के समक्ष क्या है? इक्वल है, और विधि का समान संरक्षण सबको प्राप्त है, ठीक है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने क्लास में देखा हुआ है, पूरा नहीं। आर्टिकल 15 बात कर रहा है कि धर्म, मूल्य, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। आर्टिकल 16 में दो चीज और थी, क्या थी? आर्टिकल 16 में दो चीज और थी, आर्टिकल 16 में निवास और उद्भव, है ना, तो ये 5 है, वो 7 है। ओके, कभी कभी एमसीक्यू पीवाईक्यू में पूछ लेता है, ठीक है, कौन सा कौन से आधार को आर्टिकल 15 में नहीं दिया गया है, और मान लो 16 वाला डाल दिया या कुछ अन्य से डाल दिया, तुमको 5वां आधार पता होना चाहिए, ठीक है। ओके,
और ये मोस्टली सबसे पहली बात है कि इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर कहता है अगर कोई सरकारी जगह है तो वहाँ पे प्रवेश से इन ऊपर के पांचों आधारों में से, ठीक है, जो ऊपर के 5 आधार हैं आर्टिकल 15 में, किसी सार्वजनिक, ठीक है, या सरकारी जगह में, सरकारी जगह मतलब सार्वजनिक जगह लो, सरकारी जगह नहीं, सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस जहाँ हर कोई आ जा सकता है, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई प्राइवेट जगह है बट जो राज्य द्वारा थोड़ा सा ही उसमें खर्चा किया गया हो, ठीक है, और वहां पर भी लोगों को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15(1) बात करता है मतलब किसी से किसी प्रकार का भेदभाव करने वाला कानून राज्य नहीं बनाएगा, सबको हर जगह प्रवेश करने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 15(3) ने कहा था कि बच्चों और औरतों के लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, क्लास हमने ली हुई है, ठीक है। ओके ओके। ओबीसी के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, की उन्नति के लिए, ठीक है, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ओबीसी और एससी एसटी के लिए, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हो चाहे नहीं, उन्नति के लिए अगर कोई विशेष कानून बनाना चाहती है तो राज्य बना सकती है, आर्टिकल 15(4) कहता है। फिर आर्टिकल 15(5) बोलता है कि ओबीसी एससी एसटी हो गए, इनको स्कूल में, किसी स्कूल में प्रवेश के लिए अगर आरक्षण चाहिए शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो उसके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी आती हैं, तो आरक्षण के लिए, एडमिशन में आरक्षण के लिए कानून आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत बनेगा। फिर आर्टिकल 15(6) आता है, ओके। और जो जो ऊपर हमने ओबीसी एससी एसटी के लिए पढ़ा वो सारे कानून ईडब्ल्यूएस के लिए आर्टिकल 15(6) में दिए हैं, है ना। एडमिशन हो गया, उन्नति हो गई इत्यादि। और रोजगार वाले में आर्टिकल 16(6) था, ठीक है। और दोनों को एक साथ ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2019 में, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल देखा, ओके। फिर आया आर्टिकल 16, इसका हमने, चूंकि आज की क्लास है तो हमारे पास इसका मैप है जो भी थोड़ा सा गंदा साफ है, तो उसी से देख लेते हैं, है ना, ओके। अवसर की समता बात कर रहा है, अवसर की समता किसमें, जॉब में। तो सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, इसका हाइलाइटर ले लेती हूँ क्योंकि येलो कलर लेती हूँ, ठीक है, ओके, दिस मच। सबसे पहले बोल रहा है राज्य, राज्य कौन, जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, सभी नागरिकों को अगर कोई जॉब उसके अंतर्गत है तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। फिर ये 7 चीजें हैं जिसमें से मैंने बोला ये निवास और उद्भव, एक मिनट, निवास और उद्भव जो इसमें ज्यादा है, बाकी पांचों हमको उसमें आर्टिकल 15 में दिखा था, ठीक है। तो धर्म, जाति, निवास, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर किसी प्रकार की जॉब में कोई भेदभाव नहीं होगा। बट आर्टिकल 16(3) कहता है पार्लियामेंट, संसद की बात कर रहा है। देखो यहाँ स्टेट में पार्लियामेंट भी आता है, राज्य सरकार भी आती है, नगर पालिका भी आती है, जिसको भी थोड़ा बहुत कानून बनाने, रोजगार देने का अधिकार है, ठीक है। मतलब जिसको भी थोड़ा बहुत कानून बनाने, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रभावित करने का अधिकार है। अन्य प्राधिकारी भी आते हैं वगैरह वगैरह, आर्टिकल 12 हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से बोला था ध्यान से पढ़ना, इस पर आंसर भी लिखना है। बट यहाँ पे साफ दिया पार्लियामेंट, ठीक है। और संसद चाहे तो कानून बना सकती है अगर निवास के आधार पर कुछ कहीं पर किसी को नियुक्ति देनी है। राज्य को भी थोड़ा बहुत अधिकार ये है, ठीक है। बहुत डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पॉलिटी तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। फिर आर्टिकल 16(4) आया, ओके ना। 16(4) ओबीसी की बात करता है। अगर ओबीसी का किसी एरिया में, किसी जॉब में प्रतिनिधित्व कम है तो प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए राज्य ऐसा कानून बना सकती है। तो प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाएगा, थ्रू रिजर्वेशन, ठीक है, आरक्षण देके, ओके। फिर 16(4) है, 77th अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो जो हमारा बेयर एक्ट है उसमें लिखा हुआ था, हो सकता है बेयर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ, चूंकि इसलिए बोलते हैं नया बेयर एक्ट खरीद के अपना रखो, मेरे पास मेरा बेयर एक्ट अभी नहीं है, ठीक है, सब हम छोड़ के आए घर पे, ओके। है एक आध होगा, देखना पड़ेगा राइट। चलो एससी एसटी की बात कर रहा है, तो तुम लोग में से कोई बेयर एक्ट ले लेगा तो वो करेक्ट कर देगा मैम जो इसमें कुछ अमेंड हो गया है वगैरह, ठीक है। नहीं तो इसलिए मैं बेयर एक्ट जो दिखा रही हूँ पढ़ा रही हूँ। अगर तुम बेयर एक्ट खरीदना उसमें कुछ और लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से अपना अमेंड कर लेना, ठीक है। एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। मान लो कि किसी एरिया में उनकी जॉब में कमी है तो उनके रिजर्वेशन देकर
उस एरिया में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि उस एरिया में चले गए बट उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, प्रमोशन के कारण वो सीनियर नहीं हो पा रहे, और 2 लोग हैं, एक मान लो जनरल के हैं, एक ओबीसी के हैं और SC ST के हैं, ठीक है। ये 20 साल से काम कर रहा है और ये 5 साल से काम कर रहा है, बट इसका प्रमोशन होना चाहिए था, ये भी 20 साल से काम कर रहा है, बट चूंकि जो हायर लेवल पे SC ST कम है, तो 20 साल वाले से पहले हम क्या करेंगे, 5 साल वाले को मौका देंगे प्रमोशन के लिए। लेकिन उसमें भी कई बदलाव हैं, जो भी, एक मिनट, हम खुद जाके म्यूट नहीं करना चाहते क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करने में भूल जाते हैं कई बार। ओके, बीच में देखो छूटा हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग छूटी हुई है, इसलिए हम रिवीजन वाले में करवा दे रहे हैं, ठीक है। नाउ तो प्रमोशन में भी आरक्षण की बात मिल सकता है SC ST में, ठीक है। अब आया 16(4)B 81st अमेंडमेंट 2002। देखो ये अमेंडमेंट भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आर्टिकल के साथ ही अमेंडमेंट पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर किसी वर्ष में वैकेंसी आई बट आरक्षण की जितनी सीट थी वो सीट भर नहीं पाई, ठीक है, तो नेक्स्ट साल जब नेक्स्ट वैकेंसी, चाहे वो उसी साल आए चाहे अगले साल जब भी आएगी, तो जो सीट बची थी उसको उसमें जोड़कर रिजर्वेशन वाले को हम दोबारा पेपर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कही है, और 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, ग्रेट। नाउ 16(5) धार्मिक पद पर अगर किसी की नियुक्ति है, किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति होते हुए आई है, सॉरी, किसी धार्मिक पद पर, जैसे फॉर एग्जांपल मौलवी के पद पर किसी मुस्लिम की नियुक्ति होते हुए आएगी, तो उस पर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ आर्टिकल 16(5) में रेज कर दिया है, आर्टिकल 16(5) में, बट कुछ ना कुछ अपवाद होते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले के द्वारा इधर उधर कर देता है ना, कुछ नई चीज़ें ऐड कर देता है, ठीक है। इससे ही हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न बना हुआ है, ठीक है, आवश्यकता है वो। बट अभी हम सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट क्या बोल रहा है, फिर उसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है, ये हम कानून के इसके माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बोल रहे हैं संविधान में क्या लिखा है। फिर 16(6), आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) एक साथ आया था 2019 में बाई 103rd संविधान संशोधन अधिनियम CAA द्वारा। क्या है ये? 10% EWS रिजर्वेशन की बात करता है, पिछड़े जनरल में पिछड़े वर्ग के लोगों के रिजर्वेशन के लिए, चाहे वो एडमिशन, हाँ, आर्टिकल 15 में एडमिशन के लिए और आर्टिकल 16 में रोजगार के लिए, ठीक है। ओके, अब आर्टिकल 17 आया। 17 बोलता है कि किसी भी प्रकार का अस्पष्टता के कारण अगर आप किसी को कोई मौका नहीं दे रहे, अवसर नहीं दे रहे, कोई छूत कर रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक अपराध है और आप दंड के भागी हो गए, आर्टिकल 17 बोला था। फिर आया आर्टिकल 18। ओके, नौ आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है? उपाधियों का अंत किया जाता है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, सिवाय सेना या शिक्षा के एरिया में कोई सम्मान की उपाधि दी जा रही है उसके अलावा। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात है, अगर भारत का नागरिक है तो वो कहीं से कोई उपाधि नहीं धारण करेगा, नहीं लेगा, चाहे वो विदेश से हो चाहे भारत से हो, चाहे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तब भी नहीं लेगा, ठीक है, सीधी बात। कोई विदेशी है, उसे विदेश से कोई उपाधि मिल रही है, क्योंकि भारत में तो उपाधि दी नहीं जाती है ना, तो वो भारत में किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के पद पर है, तो वो, अगर वो चाहे, वो विदेशी किसी विदेशी राज्य से, फॉर एग्जांपल अमेरिका का है, अमेरिका, तो उसे भारत के प्रेसिडेंट, ठीक है, से सहमति लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ओके, हाँ, अगला आता है कोई व्यक्ति, जहां व्यक्ति लिखा है वहां नागरिक भी आएगा, सिटीजन भी, और विदेशी फॉरेन भी आएगा, ठीक है। किसी विदेश से कोई उपलब्धि, पद या भेंट प्राप्त कर सकता है, भारत से नहीं, ठीक है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपलब्धि, पद या भेंट प्राप्त कर सकता है, बट उसके लिए उसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ओके, तो कुछ हम तुमको बोलने वाले थे, हाँ,
क्या बोलने वाले थे इतनी देर से हम सोच रहे हैं, बट हमको याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी याद आ गया, दिमाग में क्लिक कर गया। नहीं क्या, हाँ, भारत रत्न। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 18 के अंदर कवर नहीं होते। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली की है, और ये उपाधियों में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि उपाधि में आएंगे तो आर्टिकल 18 में आएंगे, आर्टिकल 18 में आएंगे तो आने नहीं रह जाएंगे। ओके, इसीलिए अगर किसी को भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो सामने वाला व्यक्ति भले क्या कहते हैं, सम्मान के लिए उस शब्द को यूज कर लेता है, वो व्यक्ति खुद के नाम के सामने नहीं यूज करता है। ठीक है, नॉर्मली तो भारत रत्न जितने भी 4-5 सम्मान हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि, आर्टिकल 18 में नहीं आते हैं। ठीक है, ये याद रखना, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है। ठीक है, ओके, सो आज देख लेते हैं आर्टिकल 19। देखो, हम आर्टिकल 19 हम लोग लेंगे अगली क्लास में। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे आर्टिकल 14 का। ठीक है, इसलिए क्योंकि आर्टिकल 19 सिर्फ तुमने वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति सुनी है बस। ठीक है, ये बहुत एक गहरी बात है, बहुत अच्छे से इसको केस के साथ एक्सप्लेन करना है, बट तुमने कभी आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3) ये सब नहीं सुना होगा। ये सब बताते हैं भैया तुम्हारा बोलने का अधिकार कहाँ सीमित हो जाता है, तुम्हारा व्यापार करने का अधिकार, तुम्हारा घूम जाने का अधिकार। ठीक है, कहाँ पर सरकार रोक लगा सकती है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है, बट उस पर भी कुछ रोक लगाई जा सकती है। देखो, आर्टिकल 19(6) तक है। ठीक है, तो ये लंबी क्लास होगी। लंबी क्लास मतलब कि अगर एक सिंगल क्लास में भी लेंगे तो अकेले आर्टिकल 19 टाइम लेगा। ठीक है, ओके, तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद तुम लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है पूछना। ठीक है, ओके।